नमस्कार, मैं हूं निधि कुलपति। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का काम जोरों पर है। बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्रियों, केंद्र मंत्रियों की सेना को एक तरह से धुआंधार प्रचार के लिए जमीन पर उतार दिया है। आपके भी अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में गुजरात के गांव, शहरों के गली मोहल्लों में प्रचार में जुटी है और सत्तारूढ़ बीजेपी को चुनौती देना चाहती है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या कांग्रेस भी इतनी ही ताकत के साथ गुजरात में प्रचार कर रही है? क्या ये प्रचार मीडिया को नहीं दिख रहा या कांग्रेस के लिए लक्ष्य 2024 का है? शायद इसलिए कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा राहुल गांधी सिर्फ एक दिन के लिए गुजरात में प्रचार के लिए जुटते हैं। राहुल गांधी ने 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है। 12 राज्यों, 2 केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरने वाली 3500 किलोमीटर की यात्रा अब 6ठे राज्य मध्य प्रदेश में पहुंच गई है। लेकिन अहम यह है कि ये यात्रा चुनाव के लिहाज से बेहद अहम गुजरात से नहीं गुजरेगी। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि कांग्रेस ने अपनी इस यात्रा से गुजरात को बाहर क्यों रखा, जबकि पता था कि दिसंबर में राज्य में चुनाव होने जा रहे हैं और उसी दौरान यात्रा बगल के राज्य से भी गुजरेगी। गुजरात में आम आदमी पार्टी की बढ़ती पैठ देखकर राज्य के कांग्रेस के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो बेचैन हैं। 27 साल के बीजेपी शासन में स्थानीय नेता एंटी इनकम्बेंसी को ना भुनाने पर अफसोस जता रहे हैं। शायद यही वजह रही है कि राहुल गांधी को भी भारत जोड़ो यात्रा को बीच में छोड़कर गुजरात में प्रचार के लिए आना पड़ा, लेकिन वो भी सिर्फ एक दिन के लिए 21 नवंबर को आए हैं, जब यात्रा का विश्राम दिवस था। राहुल गांधी ने दक्षिण गुजरात के सूरत, सौराष्ट्र इलाके के राजकोट में 2 रैलियां की हैं। सौराष्ट्र कांग्रेस का गढ़ रहा है और दक्षिण गुजरात में कांग्रेस को अपनी लड़ाई मजबूत करनी है। लेकिन क्या ये 2 रैलियां ही गुजरात जैसे अहम राज्य में कांग्रेस के लिए काफी मानी जाए? हालांकि राहुल गांधी ने अपनी रैलियों में बेरोजगारी, महंगाई, युवाओं, किसानों, आदिवासियों से जुड़े मुद्दों का जिक्र किया, लेकिन साथ ही अफसोस जताया कि भारत जोड़ो यात्रा गुजरात से होकर नहीं गुजर रही। 70 दिन पहले कन्याकुमारी से हमने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की और अब हम महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में घुस रहे हैं। यात्रा श्रीनगर तक जाएगी और श्रीनगर में हमारा जो तिरंगा झंडा है उसे वो यात्रा लहराएगी। दुख इस बात का है कि यह यात्रा गुजरात से नहीं निकली। तो गुजरात को लेकर कांग्रेस की रणनीति क्या है? राज्य में पहले दौर के मतदान के लिए अब सिर्फ 1 हफ्ता बाकी है। गुजरात में बीजेपी 27 साल से सत्ता में है और इसे पूरे दौर में पिछले विधानसभा चुनाव में ही कांग्रेस का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा, जब उसने राज्य की 182 विधानसभा सीटों में से 78 सीटें जीती, जबकि सत्तारूढ़ बीजेपी को 99 सीटें हासिल हुई। दोनों के बीच सिर्फ 21 सीटों का अंतर रहा। बीते 27 साल में बीजेपी का यह सबसे खराब प्रदर्शन रहा। अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो कांग्रेस को 41.4% वोट मिले और बीजेपी को 49.1%। ये आंकड़े बताते हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने काफी बेहतर प्रदर्शन किया। इस लिहाज से राज्य में कांग्रेस की तैयारी क्या मजबूत और नहीं होनी चाहिए थी? इस सबके बीच बीजेपी लगातार राहुल गांधी की गैर मौजूदगी को मुद्दा बना रही है। बीजेपी का कहना है राहुल गांधी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। ये कैसा आप क्या कर रहे हैं? देश में चुनाव चल रहा है, गुजरात में आप घूम रहा है, महाराष्ट्र में चुनाव चल रहा है, हिमाचल में आप चल पड़ा है, तमिलनाडु में लोगों का सामना करने के लिए आज कांग्रेस का कोई साहस नहीं रह गया। और ऐसे ही आरोप लगाते हुए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के लुक की तुलना इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन से की, जिस पर कांग्रेस ने सख्त एतराज जताया। आज कांग्रेस पार्टी का कोई भी देश के लिए कंट्रीब्यूशन नहीं रहा। आज आप खुद देखिए राहुल जी का चेहरा। मैं हर बार बोलता हूं, भाई आप भारत जोड़ो यात्रा किया है, आपका चेहरा का थोड़ा चेंज हुआ है,
अगर आपको सेहरा ही बनाना है, जवाहरलाल नेहरू जैसा बनाइए, आपका नाना था, आप कम से कम गांधी जी का सेहरा बनाइए। कहाँ सद्दाम हुसैन जैसा चेहरा बना के देश में घूम रहा है। सर, हेमंत बिस्वा ने कहा है कि उसकी मैं निंदा करता हूँ। राहुल गांधी की जो फोटो है, चेहरा जो है वो सद्दाम हुसैन के जैसा दिख रहा है। किस तरीके से टिप्पणी को मानते हैं? अब ये उनका चेहरा कैसे लगता है, मैं तो यही प्रश्न पूछूंगा। और राज्य में अपनी जगह बनाने की कोशिश में आम आदमी पार्टी फिल्मी डायलॉग का प्रयोग कर रही है। लोगों तक राह बनाने के लिए हर तरीका पार्टी अपना रही है। वो शोले पिक्चर में एक डायलॉग था ना कि सो जा बेटा सो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। आज गुजरात से मीलों दूर जब कोई भ्रष्टाचारी रोता है तो उसकी माँ कहती है बेटा सो जा, नहीं तो केजरीवाल आ जाएगा और तेरे को जेल में डाल देगा। अरविंद केजरीवाल जी का जन्म ही भारत देश से भ्रष्टाचार और महंगाई खत्म करने के लिए हुआ है साथी। तो इस बीच गुजरात के बाहर भी कांग्रेस की मुश्किलें बनी हुई हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी राजस्थान पहुंची भी नहीं है, लेकिन उससे पहले ही राज्य में सत्ता की खींचतान का साया यात्रा पे पड़ता दिख रहा है। गुर्जर नेता विजय बैंसला ने बयान दिया कि अगर सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो वो भारत जोड़ो यात्रा का विरोध करेंगे। क्यों नहीं आएगी मैडम? आप पूरा राजस्थान जहां जिस टंकी को देखो उस पर भारत जोड़ो चिपका रखा है, पोस्ट कर रखा है। आपकी भारत जोड़ो यात्रा जो जितना मेरे को जितनी लिमिटेड मेरी अंडरस्टैंडिंग है, बेरोजगारों के लिए बात हो रही है, सबकी बात हो रही है, तो भाई हम भी बेरोजगार हैं और आप ही शीर्ष नेतृत्व तो राहुल जी है ना। तो हम राहुल जी को कह रहे हैं भैया करो, नहीं तो हम आपको रोकेंगे, हम विरोध तो करेंगे ना। कब नहीं करेंगे? 4 साल से शांति से बैठे, इतने मनुवार कर लिए, मनुवार करके कोई सुन ही नहीं रहा है। विजय बैंसला के इस रुख को सचिन पायलट से सहमत नहीं है। उन्होंने खुद को इस बयान से अलग कर लिया है। सचिन के करीबी सूत्र बता रहे हैं कि विवाद जानबूझकर सचिन पायलट के पक्ष को कमजोर करने के लिए पैदा किया गया है। सचिन बैंसला पहले भी सचिन पायलट आपको बता दें कि समर्थन करते रहे हैं। उधर सचिन पायलट ने कहा कि बीजेपी यात्रा को रोकने की साजिश रच रही है। मैं समझता हूं कि भाजपा के हमारे जो साथी हैं वो विचलित, मैंने शुरू में कहा आपको, वो यात्रा से विचलित हैं। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश हो सकती है कि यात्रा में बाधा डालें या इस प्रकार की दुर्भावना पैदा करें, लेकिन जनता बहुत समझदार है, लोग उत्साहित हैं और सब वर्ग के लोग, सब लोग चाहते हैं कि राजस्थान वो यात्रा आए और यहाँ से नया आगाज होगा कांग्रेस पार्टी का भी, चुनावों के लिए भी और प्रदेश की जनता के लिए भी। तो भाजपा के साथी हमारे कितनी भी कोशिश करें कि यात्रा अति सक्सेसफुल होगी, ऐतिहासिक होगी और लाखों लोग रोज जुड़ेंगे। और राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नेता सचिन पायलट के बीच खींचतान जग जाहिर है। पार्टी आलाकमान भी इस खींचतान के बीच कई बार कमजोर ही नजर आया है। कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 25 सितंबर को पार्टी पर्यवेक्षक की हैसियत से जब गहलोत समर्थकों की खुली बगावत के गवाह रहे थे, जब आलाकमान के निर्देश पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई, उसमें से 90 से ज्यादा गहलोत समर्थक नहीं आए थे। तो वो चाहते थे कि अगर गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़े तो उनकी जगह राजस्थान का मुख्यमंत्री उनके ही किसी वफादार को बनाया जाए। बहरहाल आलाकमान की खुली हुकुम उदूली के इस वाक्य ने पूरी पार्टी के लिए जो असमंजस पैदा किया है, कांग्रेस अभी तक उससे उबर नहीं पाई है। विवाद इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि अगले साल राजस्थान में भी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। बहरहाल कांग्रेस की रणनीति क्या है, क्या उसके लिए चुनाव अहम है, राजनीतिक दल के नाते वो अपने वजूद को क्या मजबूत कर रही है, लोकतंत्र में कमजोर पड़ते विपक्ष के लिए कौन जिम्मेदार है, क्या कांग्रेस की चुनावी रणनीति में बड़ा प्रयोग आजमाया जा रहा है, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। आपको बता दें हमारे साथ हैं अजय उम्मद जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं गुजरात से। आपको बता दें हमारे साथ वो एडिटर हैं अहमदाबाद मिरर के राशिद किदवई, वरिष्ठ पत्रकार, हेमंत अत्री वरिष्ठ पत्रकार और अलका लांबा प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ हैं। अलका जी, पहला सवाल तो मैं आप ही से पूछ लेती हूँ। कांग्रेस की प्रचार, बड़े नेताओं की कमी गुजरात में महसूस कर रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, स्थानीय नेता, ऐसा क्यों है? निधि, मुझे नहीं मालूम आपकी किन कार्यकर्ताओं से बात हुई है जो ये सब महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ मैदान में डटा हुआ है। हर विपरीत परिस्थिति के बाद, सीमित संसाधनों के बाद डटा हुआ है। अशोक गहलोत जी को वहां का प्रभार दिया गया है, बिल्कुल मैदान में है। राहुल गांधी जी ने कल वहां पर रैली की है।
जल्दी आप खरगे साहब, प्रियंका गांधी जी और सचिन पायलट जी को आपने सुना, दीपेंद्र हुड्डा जी, युवा नेता जितने भी हैं सब आपको वहां दिखेंगे। जाना तो मुझे भी था छोटी मोटी रैली करने के लिए, लेकिन नगर निगम के चुनाव की जिम्मेदारियों के तहत मैं नहीं छोड़ पा रही। हिमाचल गए हैं हम लोग, मजबूती से लड़े हैं हम लोग चुनाव वहां पर। अलका जी ठीक है, अगर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त थे तो प्रियंका गांधी तो जा सकती थी। अगर हम कहें सोनिया गांधी नहीं जा पाई, अगर स्वास्थ्य संबंधी बात है, तो प्रियंका गांधी क्यों नहीं पुरजोर तरीके से गुजरात में जुटी हुई नजर आई? किसने कहा वो नहीं जाएंगी? अभी तो 1 तारीख को पहला चरण और 5 तारीख को दूसरे चरण का चुनाव है। किसने कहा वो नहीं गई? आज वो मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई हैं और आने वाले समय में बिल्कुल वो गुजरात जाएंगी। हिमाचल में उन्होंने 5 से 7 बड़ी जनसभाएं की और एक माहौल बदला उन्होंने वहां पर। जो भाजपा की कोशिश थी कि मुद्दे हिमाचल के ना हो, मुद्दे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय लेकर आए। धारा 370 पे चुनाव चाह रहे थे हिमाचल का, यूनिफॉर्म कॉमन सिविल कोड पे चाह रहे थे, CNRC पर चाह रहे थे, लव जिहाद पे चाह रहे थे, लेकिन वहां पर चुनाव अलका जी हम तो सिर्फ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कांग्रेस के रणनीतिकार हैं, अब राहुल गांधी हिमाचल तो गए नहीं, और जब हमारी बात भी हुई थी जयराम रमेश से, उन्होंने कहा था कि ये तो विधानसभा का क्षेत्रीय चुनाव है। लेकिन क्या चुनाव, लोकतंत्र में चुनाव अहम नहीं होते? अब आप देखिए बीजेपी तो अपने निकाय चुनावों के लिए तमाम मुख्यमंत्रियों को दिल्ली नगर निगम के चुनाव में उतार रही है। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ पे डटे हुए हैं। तो कांग्रेस के क्या अंदरूनी विभाजन है, बिखराव है निगम स्तर पर भी? क्या कारण है, क्या आंकलन है कि यहाँ पर भी, दिल्ली में भी कोई बड़ा चेहरा नजर नहीं आ रहा? नहीं, ये बड़ा और छोटा चेहरा क्या होता है आपके मायने में मैं नहीं मानती हूँ। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, मुख्यमंत्री, यही बड़ा चेहरा होता है। चुनाव जमीन पर बूथ का कार्यकर्ता लड़ता है और जितवाता है पार्टियों को, और बड़े चेहरे वो बनाता है। तो मैं आपसे ये कह रही हूँ कि भारत जोड़ो ज्यादा आजादी की लड़ाई किसी सत्ता के लिए नहीं थी, इसलिए भारत जोड़ो जो यात्रा है वो भी किसी सत्ता के लिए नहीं है कि तमिलनाडु से उठते और गुजरात पहुंचते, केरला से उठते और हिमाचल पहुंच जाते। ये एक यात्रा है जिसको हम गंभीरता से ले रहे हैं, और इसके मुद्दे बेरोजगारी और महंगाई को लगातार राहुल गांधी जी अपनी पूरी यात्रा के दौरान उठा रहे हैं, भारत जोड़ रहे हैं। भाजपा की नफरत जहर के जो उगला जा रहा है। आए थे हेमंत बिस्वा, दिल्ली नगर निगम के चुनाव में ट्रक पे बिठाया गया और बोला दिल्ली नगर निगम का चुनाव है, उन्हें पता ही नहीं मुद्दे क्या थे दिल्ली नगर निगम के। उसमें भी हेमंत बिस्वा जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड और लव जिहाद की बात कर रहे हैं। सो आप कह रहे हैं वो बड़े चेहरे हैं, वो दिख रहे हैं। ये बड़े चेहरे अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, देश नंबर 1, इंडिया नंबर 1 बनाना चाह रहे हैं। निधि आप और हम दिल्ली में बैठे हैं, क्या दिल्ली नंबर 1 बन गया? ये दिल्ली जानती है जहरीली हवाओं में हम जीने को मजबूर हैं, यमुना का दूषित पानी पीने को हम मजबूर हैं। अपराध की राजधानी 35 टुकड़ों में लाश बेटी की नहीं मिल रही आज तक, और इंडिया नंबर 1। तो इसका मतलब आप धन्यवाद करेंगे अशोक गहलोत का, जो अपना राजस्थान छोड़ के गुजरात का पूरा उन्होंने प्रभार प्रचार इतने 1.5 महीने से संभाला हुआ है। चलिए, अभी तो आप ये कह रही थी कोई बड़ा नेता नहीं है, और अब आप मान गई। चलिए, जैसे भी मानी आप कि अशोक गहलोत जी अब राजस्थान से गुजरात में हैं, क्योंकि कांग्रेस के एक प्रवक्ता को बहुत, मैं यही सुनना चाह रही थी। आपने मान लिया कि अशोक गहलोत जी वहां पर हैं। मैं इसलिए बोल रही हूँ आज नहीं, बिल्कुल ठीक है। एक सेकंड, मुझे देखिए अलका, मैं यहाँ पे नगर निगम के चुनावों में जहर उगल रहे हैं, और अपना अशोक गहलोत जी या भूपेश बघेल जी जिम्मेदारियां नहीं छोड़ी थी। कांग्रेस के जो मीडिया हैंडल्स हैं उसमें भी क्यों ज्यादा नजर नहीं आते? बहरहाल अजय उम्मत को मैं नजर पूछ के लाती हूँ। अजय जी, अलका लांबा कह रही है कि भाई आप किन लोगों से, कार्यकर्ताओं से, स्थानीय नेताओं से बात कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमारा प्रचार ठीक से चल रहा है। देखिए निधि, सच बात यह है कि चुनाव लड़ने में जो जुनून होता है, जज्बा होता है, जो शिद्दत से चुनाव लड़ना चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है और आम आदमी पार्टी लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी जो है वो सीमित 127 सीट जो रूरल और ट्राइबल एरिया है उसी में लड़ रही है। और मैं आपको इससे भी ज्यादा बताऊं कि जब पिछले चुनाव में 99 सीट्स आई तो भारतीय जनता पार्टी की सभी शीर्षस्थ नेतागिरी, नरेंद्र मोदी से लेके अमित भाई इतने अपसेट थे कि जिस दिन से वो चुनाव उनको 99 का स्कोर आया, अमित भाई ने बोला कि गुजरात के अगले चुनाव की शुरुआत आज से होनी चाहिए। तो ये तब वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख थे, उन्होंने कहा आज से तैयारी करो। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी 5 में से 4 स्टेट के चुनाव जीत गई, 10 मार्च को रिजल्ट आया, 11 मार्च सुबह 11 बजे
नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में रोड शो कर रहे थे और मुझे अभी भी याद है कि पार्टी हेडक्वार्टर में जब गए तो सीआर पाटिल ने बोला कि सर हम 4 राज्यों में जीत गए, पंजाब में तो हमारा कोई था ही नहीं, इसलिए गुजरात में भी 182 सीट जीतेंगे। तो नरेंद्र मोदी ने सबको धमकाते हुए कहा कि बिल्कुल मुगालते में मत रहना, पिछली बार हम नर्वस 99 हो गए थे, इस बार हमको 151 का टारगेट लेना है, 182 की बात मत करो। तो नरेंद्र मोदी से लेकर अमित भाई जमीनी राजनीति करते हैं, माइक्रो प्लानिंग करते हैं, जबकि कांग्रेस में अनिर्णायकता का माहौल इतना है कि चुनाव के अंदर खराब परिणाम आया, उसकी वजह से प्रदेश प्रमुख ने इस्तीफा दिया, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने इस्तीफा दिया, प्रभारी ने दिया, राजीव सातव का अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गया, उनकी जगह किसी को नहीं रखा, रघु शर्मा को अभी 6 महीने पहले रखा है, नए प्रदेश प्रमुख, नए लीडर ऑफ ऑपोजिशन का नियुक्ति नहीं हुई, और गहलोत साहब जो गुजरात के प्रभारी थे बीच में खुद राष्ट्रीय प्रमुख के चुनाव में फंस गए थे, इसलिए वो 3 हफ्ते तक गुजरात में ही नहीं आए। तो कांग्रेस पार्टी को जो चुनाव लड़ना है, इवन सोशल मीडिया में भी आप देखोगे आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी बहुत मेहनत कर रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी वहां पर पिछड़ती हुई नजर आ रही है। इतना जरूर मैं कह सकता हूं कि आम आदमी पार्टी ने जो एक एंटी इनकम्बेंसी और मोदी या बीजेपी के खिलाफ जो किया, उसका एडवांटेज कांग्रेस पार्टी को रूरल में मिल रहा है, और रूरल में और ट्राइबल एरिया में कांग्रेस मेहनत कर रही है, डोर टू डोर कर रही है, वो मैं मानता हूं, लेकिन जो एक ऑप्टिक्स आना चाहिए जो आम आदमी पार्टी ने बनाया वो नहीं दिख रहा है। ऑप्टिक्स बहुत अहम होते हैं। राशिद किदवई सर, आपसे आपका क्या आंकलन है, क्योंकि सोशल मीडिया में अब ठीक है गहलोत जी कर रहे होंगे, बार बार कांग्रेस के नेता कहते हैं अशोक गहलोत हैं, लेकिन क्यों नहीं सोशल मीडिया के हैंडल्स पे कांग्रेस के वो नजर आ रहे हैं? आप भले ही कह दें कि ये नहीं दिखा रहे होंगे, वो नहीं दिखा रहे होंगे, लेकिन कांग्रेस के तो अपने मीडिया हैंडल्स हैं, उस पे क्यों नहीं बढ़ चढ़कर, अगर अशोक गहलोत पहुंच रहे हैं, भूपेश बघेल पहुंच रहे हैं, या तमाम नेता पहुंच रहे हैं जिनको भी वो गिनाना चाहें, क्यों नहीं दिख रही है कांग्रेस? दीदी देखिए, 2-3 चीजें होती हैं, जब विषम परिस्थितियां होती हैं तो बहुत सारी चीजें खराब लगने लगती है, और कांग्रेस के पास साधनों की कमी है। गुजरात एक लिंग्विस्टिक स्टेट है, भाषा पे अच्छी पकड़ हो तो तभी वो वक्ता हो सकता है। आपने देखा राहुल गांधी भी जब हिंदी में बोल रहे थे तो उसका अनुवाद किया जा रहा था। तो इस तरह की परिस्थिति में जो स्टार प्रचारक की जो 40 लोगों की लिस्ट है वो इतनी कारगर नहीं होती है। अमूमन राज्यों के चुनाव वो स्थानीय मुद्दों पर होते थे। अनिल जी देखिए, हम बिल्कुल जो अतीत की बातें भूल जाते हैं। तमाम प्रधानमंत्री जो थे वो राज्यों के चुनाव में बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं होते थे, अपने गृह राज्य में जरूर होते थे। अटल बिहारी वाजपेयी भी बहुत सक्रिय नहीं रहते थे, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और बहुत सारे प्रधानमंत्रियों का मैं नाम बता सकता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह ने, इन्होंने बहुत एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं, खुद ही एक इलेक्शन मशीन है, हर जगह वो पूरा प्रयास करते हैं। अब जहां पर राहुल बनाम मोदी होता है वहां कांग्रेस को नुकसान हुआ, तब कहा जाता था कि राहुल की वजह से चुनाव कांग्रेस आ रही है। राहुल गांधी अब अपने आप को थोड़ा अलग थलग करके एक यात्रा के जरिए जा रहे हैं, कांग्रेस पे नया अध्यक्ष है, फिर वही बात हो रही है कि राहुल क्यों नहीं आ रहे। मुझे लगता है जब तक कांग्रेस चुनाव नहीं जीतेगी, चाहे वो हिमाचल में जीते, गुजरात में प्रदर्शन, ये उसका क्रिटिसिज्म उसको झेलना पड़ेगा, क्योंकि ये देखिए कोई राजनीति में जो होता है कोई सिल्वर मेडल नहीं होता है, आपको गोल्ड मेडल, आपको जीतना है, और जब तक आप नहीं जीतेंगे आपका क्रिटिसिज्म होगा, और उस क्रिटिसिज्म को कांग्रेस को एक अच्छी स्पिरिट में लेना चाहिए। किदवई सर, ये आपने अहम बात बोली, लेकिन अगर हम आम आदमी पार्टी का उदाहरण अगर देख लें, जिस तरह से उन्होंने हिमाचल प्रदेश में पहले दौर में प्रचार के लिए गए, लेकिन जैसे ही मनीष सिसोदिया पर शिकंजा कसा गया ईडी का, तो आम आदमी पार्टी का फोकस पूरा गुजरात हो गया। भले ही वो नई पार्टी, और आज हम देख रहे थे फिल्मी डायलॉग का प्रयोग हो रहा है। तो जो एक कोशिश है या कोशिश करते हुए दिखना है लोकतंत्र में, वो अहम है। भले ही आप चुनाव जीते ना जीते, लेकिन आपको अपने मजबूत विपक्ष बने, ये बहुत अहम हो जाता है। अत्री जी, आपका क्या आंकलन है? कांग्रेस हमें नहीं दिख रही है, क्या कारण आप मानते हैं? लगातार क्या वो कमजोर हो रही है या वो इवॉल्व कर रही है, अपनी नई रणनीति बना रही है? निधि जी देखिए, लोकतंत्र के अंदर मजबूती विपक्ष की सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपको किसी भी लोकतंत्र के अंदर वाइब्रेटिंग डेमोक्रेसी चाहिए, अकाउंटेबल डेमोक्रेसी चाहिए, तो सबसे जरूरी बात है कि मजबूत विपक्ष होना चाहिए। 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था निधि जी, और उसके बाद से लेकर आज तक, हम 2022 नवंबर में बात कर रहे थे, 23 नवंबर को, कांग्रेस पार्टी किसी भी प्रदेश के अंदर अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई है। अपने दम पर मैं कह रहा हूं, कोट एंड कोट। अब इसकी तकनीक की चीजें बहुत सारी हैं। आप कहेंगे क्या? सबसे पहला सवाल है, चुनाव लड़ने के लिए वित्त का इंपॉर्टेंस है, फाइनेंस का इंपॉर्टेंट है। 2018 के अंदर इस देश के अंदर सबसे पहले इलेक्ट्रल बॉन्ड्स लाए गए, बेनामी इलेक्ट्रल बॉन्ड्स, किसकी कोई जवाबदेही नहीं है, जो जिसको चाहे देना चाहिए। उसका परिणाम क्या हुआ निधि जी?
76% इलेक्ट्रल बॉन्ड्स, 76% ऑफ टोटल इलेक्ट्रल फंडिंग इज गोइंग टू बीजेपी। मैं 19 की बात कर रहा हूं, उसके बाद 81 तक गया, 76 से 81। मायने 100 रुपए के बॉन्ड अगर किसी पार्टी को चंदा मिला तो 76 से 81 रुपए बीजेपी को मिला। कांग्रेस पार्टी को केवल 9% मिला और बाकी विपक्ष को 15% मिला। पहला सवाल तो ये है। दूसरा, जो 1952 का हमारा पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है इस देश का, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कही गई है वो है लेवल प्लेइंग फील्ड। चुनाव आयोग का इस देश में अगर कोई एक संवैधानिक दायित्व है तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड का दायित्व है। जब आपके पास 76 रुपए है और मेरे पास 9 रुपए है तो मैं कैसे आपका मुकाबला करूंगा? 100 किलो का पहलवान 9 किलो के पहलवान से क्या मुकाबला करेगा? दूसरी बात, 2018 में बॉन्ड आए थे और तब से लेकर के आज तक सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट को उस पर बहस करने की जो फुर्सत है वो अब मिली है। दूसरी बात, फिर आप राजनीति की बात कर रही थी। राजनीति के अंदर पहला मैंने बताया फाइनेंस का मसला, दूसरा मैंने बताया संगठन का विषय। कांग्रेस पार्टी के अंदर सबसे मजबूत नेता अगर कोई रहे इन 27 सालों में, 2 साल पहले दिवंगत हुए अहमद पटेल जी, 27 साल तक बीजेपी राज कर रही है वहां पर, और सबसे मजबूत नेता जो सोनिया गांधी की आंख कान और नाक थे, उनके रहते हुए भी कांग्रेस इस स्थिति में क्यों पहुंची? उसका एक ज्वलंत उदाहरण आपने जिक्र किया, राशिद जी ने भी किया, उमट जी ने भी किया। शायद अलका जी को भी स्वीकार करना चाहिए, अगर नहीं कर रही है तो वो मैं उनको सलाह दूंगा कि वो इस पर विचार करें। इस देश का प्रधानमंत्री गुजरात के अंदर 24 रैलियां कर रहा है। इस देश के गृह मंत्री गुजरात के अंदर रोजाना 3 रैलियां कर रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी के पास अब तक, जो अलका जी कह रही थी, उनकी अपनी रणनीति हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं मुझे उसमें। आप 24 रैली प्रधानमंत्री कर रहे हैं और कौन से इलाकों में कर रहे हैं निधि जी? बहुत इंपॉर्टेंट है वो। उन 10 जिलों में कर रहे हैं जहां बीजेपी ने मैक्सिमम सीटें लूज की थी पिछली बार। आप कल्पना कीजिए उनकी रणनीति। इसको कहते हैं स्ट्रेटजी। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात है जीत की चाह। क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर, अगर राहुल जी पदयात्रा में हैं, प्रियंका जी अब तक क्यों नहीं गई, खड़गे जी अब तक क्यों नहीं गए? उनकी रणनीति हो सकती है, उनको मुबारक है। लेकिन मेरा सवाल केवल यह है कि क्या जो अलका जी या जो दूसरे कार्यकर्ता जाएंगे, क्या वो मोदी जी को जो कवरेज मिलेगी, अमित शाह को कवरेज मिलेगी, या राजनाथ को कवरेज मिलेगी, या उनकी कारपोरेट बॉम्बिंग को जो कवरेज मिलेगी? आज गुजरात में देखिए आप, 135 आदमी मोरबी हादसे में मारे गए, 135। अगर देश में कहीं 10 आदमी भी मारे जाते तो बीजेपी पूरे चुनाव का नैरेटिव बदल देती। आज वहां पर क्या मोरबी का जिक्र भी है? इसके लिए कौन जिम्मेवार है? और डेमोक्रेसी की जब बात है निधि जी, सवाल पूछे जाएंगे, जवाबदेही तय होनी चाहिए, और जितनी जवाबदेही तकनीकी तौर पे है उतनी ही जवाबदेही राजनीतिक तौर पे भी होनी चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी किन्हीं भी कारणों से नहीं कर रही है वो चीज कि जो गुजरात की जनता में जो आज बेरोजगारी है, देश में सबसे ज्यादा बिजली महंगी आज गुजरात के अंदर है। मोरबी के हादसे पे जिसके कारण हादसा हुआ, जिसने वो ठेका लिया था, वो आज तक बाद में खुला घूम रहा है और चौकीदार और क्लर्क अंदर है। ये किस तरह का शासन है? और कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है वहां पर? क्या ये कहीं मुद्दा है? अलका जी जवाब देना चाहेंगे आप? दीजिए कि अगर इस देश में डेमोक्रेसी, अगर डेमोक्रेसी को अगर सर्वाइव करना है तो कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्षी पार्टियों विपक्ष को के कंधों पर एक लोकतंत्र को बचाए रखने की बहुत बड़ी एक वो काम होता है उनका। ऐसे में अगर विपक्ष के नेता जमीन पर मेहनत करते ना नजर आए, और जो सत्ता पक्ष है भले ही उनके पास ज्यादा पैसा, आप ये कह दीजिए उनके पास ज्यादा पैसा है, लेकिन इतनी ज्यादा मेहनत करते नजर आए, कहीं तो सवाल उठने लाजमी है। अलका, आप कुछ कहेंगे इसमें? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं सम्मान करती हूँ अत्रि जी के एक एक शब्द से, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। विडंबना यह कि देश में है तो एक ही प्रधानमंत्री और वो भाजपा के पास है। अब जेपी नड्डा जी प्रचार करें, समझ आता है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री एक पार्टी का प्रधानमंत्री होकर रह गए, सारी जिम्मेदारियां, सारे काम छोड़कर देश के वो प्रचार में लग गए। इसको हम अप्रिशिएट कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही थी 140 करोड़ के भारत के सामने कितनी बड़ी चुनौतियां खड़ी हैं, चाहे वो हमें सरहद से मिल रही हो, चाहे गिरती अर्थव्यवस्था हो, गिरता रुपया हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो। प्रधानमंत्री को उस पर ध्यान देना चाहिए। पर प्रधानमंत्री जी सारे काम छोड़कर डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, इतनी सभाएं करेंगे, हम उसकी सराहना कर रहे हैं। नड्डा जी करें, किसी को आपत्ति नहीं है। अब वो प्रधानमंत्री नहीं है तो नहीं है,
दूसरी बात, 10 साल हमने शासन किया है केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के सरकार में, 15 साल दिल्ली में किया है। अभी तो इतने सालों में बाहर हुए नहीं हुए हैं कि अभी सब इतना कोसने पर आ गए हैं कि कांग्रेस ये कांग्रेस वो। हम बिल्कुल अपनी सीमित संसाधनों में, अत्रि जी ने ठीक कहा, 76 से 81% फंड जो है वो भाजपा के साथ है। जितना प्रचार, जितना प्रसार, जितने करोड़ों के विज्ञापन सामग्री वो कर सकते हैं, हमारे पास उसका 9% ही है, 9% है। हमें मालूम है इन सीमित संसाधनों में, और 2 ही मुख्यमंत्री हैं, क्या करें हमारे पास, 2 ही राज्यों में सरकार है, तो हमें सब मालूम है। लेकिन बात यह है कि जहां तक मुद्दों की बात है, विपक्ष की भूमिका आज देश में, एक समय पर निधि 4 स्तंभ होते थे, जुडिशरी होगी, पत्रकारिता होगी, माना जाता था, लेकिन आज चारों स्तंभों का काम सिर्फ एक ही अकेली कांग्रेस के कंधों पर आ चुका है। संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, देश बचाना है, विपक्ष बचाना है, सब राहुल गांधी कांग्रेस के कंधों पर डाल दिया है। जब रामलीला मैदान में आप इसको ना लें, आप इसको इस तरह से ना भी लें, और पार्टियों को इसका वो दे दें दायित्व, तो वो ले लेंगी, वो इंतजार ही कर रही है दायित्व लेने के लिए। उम्मत जी, मैं आपसे, अत्रि जी मैं आती हूँ क्योंकि मेरे पास समय अब मुझे बताया जा रहा है। उम्मत जी, मैं आपसे ये समझना चाह रही थी, कई स्थानीय नेताओं से हम जैसे कहते हैं हमारे कार्यक्रम में जुड़िए, कोई नहीं जुड़ रहा है कांग्रेस के नेता, वो कह रहे हैं हम प्रचार में जुटे हुए हैं, और ये बहुत अच्छा भी लगता है। उनका ये सोच है, ये नहीं कि टीवी में आधे घंटे आपके प्रोग्राम में आ जाएंगे तो हमारा कुछ हो जाएगा, उस दौरान हम लोगों से मिलेंगे। और कई लोगों से, नेताओं से मैंने बात की, वो एक तरह से उनकी मेहनत, वो लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपका क्या आंकलन है, जो हमारे गुजरात के जो स्थानीय नेता हैं उनका जो प्रचार चल रहा है, वो अपने आप में क्या, अगर कोई बड़ा फेस आता है उसे बूस्टर डोज मिलेगा? क्योंकि जैसे मैं इनसे बात कर रही थी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, उन्होंने कहा हाँ राहुल गांधी आए उससे हमें बूस्टर डोज मिलेगा। तो क्या ऐसे बूस्टर डोज बीजेपी और आम आदमी पार्टी को ज्यादा मिल रहे हैं और कांग्रेस के नेताओं को कम? देखो, कांग्रेस के नेताओं ने ये वास्तविकता स्वीकार कर लिया है कि राहुल जी नहीं आने वाले हैं, और ना वो राहुल पे न प्रियंका जी पे कोई दारोमदार रखते हैं उन्होंने। बल्कि अब तो कांग्रेस के नेता जो है, नरेंद्र मोदी जी ने जो आत्मनिर्भर शब्द का इस्तेमाल किया है, वो आत्मनिर्भर हो गए हैं। और मैं ये बात जरूर कहता हूं कि कांग्रेस के जो पहली और दूसरी जो लिस्ट आई, राहुल जी ने रैलियां की हैं कल, क्या कह रहे हैं आप सुनिए ना प्लीज। क्यों नहीं, आप कह रहे राहुल जी आएंगे नहीं? राहुल जी ने रैलियां की हैं, दो कर ली, नहीं गुमराह मत, 2 रैली, 2 और कर ली, नहीं कोई बात नहीं, अलका जी सिर्फ 2 रैली की, माफी चाहूंगी, आप गुमराह मत करिए देश को। और पूरे अशोक गहलोत जी ने कमान संभाली हुई है, प्रियंका गांधी भी जाएंगी, और सारे स्टार कैंपेनर की लिस्ट जारी है। और मैं आपको बता रही हूँ, ये गुजरात चुनाव लड़ेगा, गुजरात के मुद्दों पर लड़ेगा, गुजराती लड़ेगा, वो किसी बाहरी पर निर्भर आपने नहीं ये रहेगा। बहुत अहम बात की, गुजराती मुद्दों की बात जो आपने की अलका। मैं राशिद किदवई आपसे पूछना ये चाहती हूँ, जिस तरह से हेमंत बिस्वा शर्मा को लाया जा रहा है, अब कहा तो जा रहा है कि भाई देखिए असम के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, लेकिन वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं उनको बार बार लाया जा रहा है। अब सद्दाम हुसैन से इस तरह से जोड़ना, ये अपने आप में जो प्रचार का स्तर है, क्या मतलब, क्या मायने है इसके? क्या इसका कुछ असर होता है, फायदा होता है? जी नहीं, देखिए, ये कछुए और खरगोश की यहाँ पर एक तरीके की रेस हो रही है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो ऐसा कहानियों में कहा जाता है कि कछुआ जीता था, मैं वो उस तरफ इशारा नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो हम ये मीडिया की बात करते हैं, या दूसरे मुख्यमंत्री आकर के और सद्दाम हुसैन की तुलना और दाढ़ी की जिक्र, ये सारी की सारी एक मीडिया क्रिएशन, एक हाइप होता है, एक परसेप्शन होता है। लेकिन चुनाव जो है वो स्थानीय मुद्दों में होते हैं। एक आर्गुमेंट ये भी हो सकता है कि क्योंकि आपकी कांग्रेस जो है वो भाजपा की पिच पे नहीं खेल रही है, तो भाजपा भी थोड़ा सा उसको लेकर के उसको असहज है, उसको समझ में नहीं आ रहा है। हर बार वो पाकिस्तान और राहुल गांधी वगैरह को मुद्दे बना देते हैं। आज जो है लोकल स्थानीय मुद्दों के ऊपर उन्हें काफी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। परिणाम जो कुछ भी हो, लेकिन कांग्रेस की एक ये रणनीति है, एक प्रयोग है, इसमें हमें इंतजार करना चाहिए, देखिए क्या होता है। बिल्कुल, एक ये प्रयोग है वाकई में, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि जो ये भारत जोड़ो यात्रा, ये राजनीति या चुनाव के लिए नहीं है, ये अपने आप में देश को जोड़ने के लिए, और तमाम मुद्दे बार बार कहे जा रहे हैं। अत्रि जी, अंत में आपका अगर मैं आंकलन आपसे चाहूं इस समय, किस तरह से, क्या आपको ये प्रयोग लग रहा है जो आपने मेहनत, आपने तमाम चीजों का जिक्र किया है, आगे की राह आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अब ये आज ही से देखिए शुरू हो गया, कल से ये राजस्थान का मुद्दा, अब राजस्थान में आने वाली, अब भीतरी जो ये खींचतान चाहे दिल्ली में कह दें या राजस्थान में इतनी है, क्या रूट बदला जाएगा?
क्या ये उसका दबाव है? आपसी जो स्थानीय नेता, उनका मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, क्या असर पड़ रहा है इसका भारत जोड़ो यात्रा पर भी, जो ये राहुल गांधी के दिल के इतने करीब है ये? देखिए नितिन, सबसे पहले तो मैं अलका जी को एक सलाह देना चाहूंगा, पता नहीं वो उसको स्वीकार करेंगे या नहीं। उनको खुश होना चाहिए कि उनकी पार्टी के विपक्ष में होते हुए भी इतना रेलेवेंस दिया जा रहा है और उनको कुछ चीजें ऐसी हैं जो उनकी कमियां उनको बताई जा रही। निंदक नेड़े राखिए का कंसेप्ट कबीर दास जी के समय से है। एक पक्ष तो मैं ये कहना चाह रहा था। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा था कि बीजेपी आज जो चुनाव लड़ती है ना, उसको आप चुनाव नहीं कह सकते, वो एक रण लड़ती है और उस रण को आप रण के स्टाइल में ही लड़ेंगे, आप उसको एक वॉलंटरी एजेंसी के रूप में नहीं लड़ सकते। आज कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है, आप कल्पना कीजिए ग्राउंड पे क्या स्थिति है। देखिए, नैरेटिव बनाएंगे बड़े नेता की कोई लोकप्रियता या एक्सेप्टेबिलिटी या उनको मुख्यमंत्री नहीं बनना है। अगर राहुल गांधी जाएंगे या प्रियंका जाएंगी, सोनिया जी जाएंगी, खड़गे साहब जाएंगे, तो उनको एक वाइडर कवरेज मिलता है। उस प्रचार का मतलब ये रहे। बिल्कुल। दूसरी बात निधि जी जो मैं कहना चाह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी को एक बात समझनी चाहिए कि अगर उनको रेलेवेंट रहना है तो उनको राजनीति को राजनीति की तरीके से करना पड़ेगा। और ये राजनीति अटल बिहारी वाजपेयी के दौर की राजनीति नहीं है, ये नरेंद्र मोदी के दौर की राजनीति है। वहां सद्दाम हुसैन को भी ले आएंगे। और कल मैं स्तब्ध रह गया आज सुबह देख के, आर्मी कमांडर एक देश का एक कहता है कि हमें केंद्र के एक इशारे की जरूरत है, हम पीओके को कब्जा लेंगे। अरे भाई, तुम चाइना से अपना छुड़वा लो ना यार, कमाल देखिए आप, फौज का हाल। दूसरी बात जो उन्होंने कही, आज मैं देख रहा था, अभी प्रधानमंत्री जी के ऊपर हमले की एक रणनीति जो हर चुनाव में रहती है। और कांग्रेस पार्टी अगर घर बैठ के चुनाव लड़ना चाहती है, आई एम सॉरी, वो गलत ट्रैक पे है, ये रणनीति गलत है। अगर आपको लड़ना है तो उनकी माद में घुस के लड़ना होगा। बिल्कुल। अत्रि जी, मेरे पास समय बस इतना है, माफी चाहती हूँ जी। बिल्कुल, घर मेहनत करते हुए तमाम नेताओं को दिखना होगा। कांग्रेस के लिए बहुत अहम दारोमदार उनके ऊपर है। बहरहाल एक ब्रेक हम लोग लेते हैं, ब्रेक के बाद एक आपको खास खबर दिखाएंगे। बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। बीते दिनों चुनाव आयुक्त बने अरुण गोयल की नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कोर्ट ने उनकी नियुक्ति की फाइल मंगा ली है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के मसले पर बहस जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन जैसा होना चाहिए, जो प्रधानमंत्री पर भी कार्रवाई से ना डरे। उधर सरकार ने कहा है कि जो काम संसद का है उसे कोर्ट उसमें दखल ना दे। 21 नवंबर को चुनाव आयुक्त बनाए गए अरुण गोयल की फाइल सुप्रीम कोर्ट ने मंगा ली है। उसका कहना है कि वो उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया देखना चाहता है। दरअसल चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुनवाई होने के 3 दिन के भीतर ये नियुक्ति हुई है। इस मामले में अर्जी दाखिल होने के बाद ये नियुक्ति की गई। वीआरएस लेने वाले अफसर अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त बनाया गया। अदालत ने कहा कि अच्छा होता अगर सुनवाई के दौरान नियुक्ति ना होती। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के मसले पर चल रही सुनवाई के दौरान बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में टीएन शेषन की सख्त छवि को याद किया गया। जस्टिस के.एम. जोसेफ ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त को ऐसा होना चाहिए जो प्रधानमंत्री के भी दबाव में न आए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई भी सरकार जी हजूरी वाले अधिकारी को ही चुनाव आयुक्त बनाना चाहती है। सरकार को मनचाहे नतीजे मिलते हैं और अधिकारी को भविष्य की सुरक्षा, उससे गुणवत्ता और निष्पक्षता पर असर पड़ता है। जस्टिस रस्तोगी ने कहा कि नियुक्ति सरकार करती है तो इसे निष्पक्ष कैसे कहा जा सकता है। जोसेफ ने पूछा कि चुनाव प्रक्रिया में सरकार जजों को शामिल करना चाहती है या नहीं। Supposing the election commissioner sort of, is so weak-kneed. Yes. That he says, okay, he tarries with it, he doesn't get around to doing it. Will it not be a case of complete breakdown of the system then? It's just giving an example. Yes, honestly. The reason being that he is a man who's supposed to be completely insulated. Yes. So these are the aspects which perhaps the participation of a larger body, yes, instead of the cabinet. दूसरी तरफ सरकार ने साफ किया कि 1991 के बाद से चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में कोई खामी नहीं पाई गई है। इसकी एक प्रक्रिया है जिसके तहत ऐसी नियुक्तियां होती हैं। सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यहां तक कहा
कि ये संसद का कार्य क्षेत्र है, इसमें न्यायपालिका को दखल नहीं देना चाहिए। संविधान ने जो अधिकारों का बंटवारा किया है उससे अलग रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। यदि आपके पास कोई सुझाव है तो आप संसद को दे सकते हैं। राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। अगर इसके लिए कानून नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये अवैध है। सरकार ने दावा किया कि वो संविधान के मुताबिक काम कर रही है। ये बहस अभी आगे चलती रहेगी। चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर हमेशा से सवाल उठते आए हैं, लेकिन इस बार मामला गंभीर है क्योंकि सवाल उठाने वाली खुद देश की सबसे बड़ी अदालत है और अब केंद्र सरकार को दस्तावेजों, फाइलों के जरिए सुप्रीम कोर्ट को यह विश्वास दिलाना होगा कि उसकी नियुक्तियों में कोई खामी नहीं है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।